प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपको 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ 2024-25 प्राप्त हो चुकी होंगी। 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का हम संपूर्ण हल देखेंगे। आप वीडियो देख करके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और साथ ही अपने विषय शिक्षक से चेक करा लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हमारा अतीत अर्थात इतिहास अध्याय 1 प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। अब ए नंबर पर है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन। दूसरे नंबर बी पर है लिटन रिपन, फिर है कर्जन इरविन। डी नंबर पर है वारेन हेस्टिंग्स और डलहौजी। तो ये दो नाम हैं। तो इसका सही है ए। प्रथम थे वारेन हेस्टिंग्स और अंतिम गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न दूसरा है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक ए चार्ल्स डार्विन, बी मैक्स मूलर, सी जेम्स मिल और डी जेम्स रेनल। तो इसका सही उत्तर है जेम्स मिल। प्रश्न तीसरा है, जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। पहला है पाश्चात्यीकरण, समाजीकरण, उपनिवेशीकरण और स्वदेशीकरण। तो इसको बोलते हैं औपनिवेशीकरण। चौथा प्रश्न है, महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखा जाता है पुस्तकालय, अभिलेखागार, प्रयोगशाला और संग्रहालय। इसका सही उत्तर है अभिलेखागार। प्रश्न पाँचवा है, जनगणना कितने वर्षों के अंतराल के बाद होती है? तो यह 10 वर्षों के अंतराल के बाद होती है। अभी कोरोना काल से नहीं हुई है, 10 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। अब प्रश्न छठवां है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा खालिस्तान ने बनाया। तो कैप्टन जेम्स रेनेल ने बनाया। दूसरा खालिस्तान है, अर्थशास्त्री जेम्स मिल खालिस्तान का निवासी था। तो यह थे नॉर्थ वाटर ब्रिज, फॉरेस्ट फ्रेशर, स्कॉटलैंड के। अगला है, भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन कब हुआ? तो 16 अप्रैल 1854 को। डी नंबर पर है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को खालिस्तान भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स सन खालिस्तान में भारत के गवर्नर जनरल बने। तो 1773 ईस्वी में बने। प्रश्न सातवां, इतिहास के आधुनिक काल को विकास युग क्यों कहा गया है? तो इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता के तत्वों का विकास हुआ, इसलिए आधुनिक विकास का युग माना जाता है। अगला है, सुलेख नवीश किसे कहते हैं? तो सुलेख नवीश वे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं? तो इसमें हम सरकारी दस्तावेज, प्राचीन जो अभिलेख होते हैं, मानचित्र, गणमान्य व्यक्तियों की निजी अभिलेख आदि हम लेखागार में देख सकते हैं। प्रश्न अगला है 10वां, इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता है? इतिहास को तारीखों से जोड़ सकते हैं। इस जोड़ों का मुख्य कारण किसी युद्ध और बड़ी से बड़ी घटना को, विवरण को इतिहास माना जाता है। प्रश्न 11वां, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या लाभ हुआ? छपाई की तकनीक प्रसार में संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई, अखबार छपने लगे, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथा स्थानीय बाजार
के बिकने वाली जो वस्तुएं हैं उनकी जानकारी, विभिन्न मुद्दे जो हैं वो लोगों तक पहुंचने लगे, उसका प्रचार प्रसार होने लगा। 12वां है औपनिवेशीकरण से क्या आशय है। जब एक देश दूसरे देश के दबाव से वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव होते हैं तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहते हैं। 13वां प्रश्न है ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को क्या लाभ हुआ। तो ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी के संचालन से भारतीय जनता के कई महत्वपूर्ण लाभ हुए, जिनमें शामिल हैं यातायात की सुविधा, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि, सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क, औद्योगिकीकरण में मदद, सामाजिक सुधारों को प्रोत्साहन, आपातकालीन सेवाओं में सुधार। प्रश्न 14 है जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारी एकत्रित की जाती है। तो जनगणना के द्वारा भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। प्रश्न 15वां जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। तो जेम्स मिल ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश काल में विभाजित किया है। साथ ही उनका यह मानना था कि अंग्रेज़ों को सारी भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। प्रश्न 16वां है औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत में ताकि पूरे देश पर जो नक्शा है तैयार करें, बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाएं। सर्वेक्षण में धरती की तरह मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं और स्थानीय इतिहास है व फसलों का पता लगाया जा सके। अंग्रेज़ों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए सारी बातों को जानना जरूरी। अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसमें सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था। फैक्टर, दीवान, नवाब या सौदागर। तो फैक्टर के नाम से जाना जाता था। दूसरा है फरमान शब्द का अर्थ है शाही आदेश, शाही कोतवाल, मुक्त व्यापार या संधि पत्र। तो इसका है शाही आदेश। तीसरा प्रश्न है मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। गेहूं, चावल, काली मिर्च, इलायची, ज्वार बाजरा या रेशम। तो इसका सही उत्तर है काली मिर्च एवं इलायची। अगला प्रश्न है चौथा प्रारंभिक ब्रिटिश शासनकाल में प्रशासनिक इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था। फैक्ट्री, प्रेसिडेंसी, कोर्ट या रेगुलेटरी। तो इसका सही है प्रेसिडेंसी। प्रश्न 5वां है कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। झांसी, सतारा, नागपुर या अवध। तो इसका सही उत्तर है अवध। अब हम देखें प्रश्न 6वां रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे खाली स्थान व्यापारिक कंपनी ने फैक्ट्री आरंभ की। तो यहाँ पर इंग्लिश व्यापारिक कंपनी ने। दूसरा प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईसा में खालिस्तान प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। अगला है सिराजुद्दौला की पराजय में उसका सेनापति खालिस्तान भी एक कारण था। तो वह था मीर जाफर। डी नंबर पर है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में खालिस्तान नीति चलाई गई। तो गोद प्रथा निषेध,
और हड़प नीति। ई नंबर पर है, ब्रिटिश कंपनी काल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना खालिस्तान एक्ट के तहत की गई। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत की गई। अब देखेंगे हम प्रश्न 7वां, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था? तो वास्को डी गामा जो था वह उसने समुद्री मार्ग का भारत तक पहुंचने में पता लगाया था। अगला है प्रश्न 8वां, इजाज़तनामे से क्या आशय है? तो इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई व्यापारिक कंपनी इजाज़तनामे में बताए गए इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई होड़ नहीं कर सकती थी। प्रश्न 9वां है, बक्सर के युद्ध में क्या परिणाम हुए? तो बक्सर के युद्ध के परिणाम, सबसे महत्वपूर्ण परिणाम, भारत के सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम, उसके नवाब वजीर व बंगाल नवाब संयुक्त रूप से पराजित हुए। युद्ध में सम्राट के हारने से कंपनी की शक्ति और प्रभुत्व को जनता को स्वीकार करना पड़ा, जिससे भारत जो है शक्तियों की प्रतिष्ठा का जो था वो पतन हो गया। प्रश्न 10वां, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच लड़ी गई थी, जिससे मराठों की हार हुई। यह मराठों की सबसे बुरी हार थी। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए। प्रश्न 11वां, यूरोप के बाज़ार में भारत की किन वस्तुओं की मांग थी? तो यूरोप के बाज़ार में भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी मांग थी। प्रश्न 12वां, सहायक संधि की शर्तें क्या थीं? तो सहायक संधि की शर्त, भारतीय शासकों को अपने स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं थी। देसी रियासत कंपनियों की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध संधि या मैत्री नहीं कर सकते थे। तीसरा, देसी रियासतें अपने दरबार में एक अंग्रेज रियासत रखें तथा रेजिडेंट के परामर्श के अनुसार ही रियासत का शासन प्रबंधन चलाएं। प्रश्न 3, वारिंग हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए? तो वारिंग हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए गए। पहला, 1772 में वारिंग हेस्टिंग्स द्वारा एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। अगला, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। प्रश्न 14, प्लासी युद्ध के क्या कारण थे? तो प्लासी युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। पहला, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। दूसरा, कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, क्योंकि वह कंपनी को व्यापारिक रियासतें तथा अन्य सुविधाएं भी आसानी से प्रदान नहीं करते थे। तीसरा, नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। प्रश्न 15वां, स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच टकराव के क्या कारण थे? तो यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था। व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। प्रश्न 16वां, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? तो इसके प्रमुख कारण थे
सभी व्यापारिक कंपनियां एक जैसी ही वस्तुएं खरीदना चाहती थीं। दूसरा, सभी व्यापारिक कंपनियां अधिक मुनाफा अर्जित करना चाहती थीं। तीसरा, बाजारों पर कब्जे की होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। प्रश्न 17, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राज्य विस्तार के लिए कौन कौन सी नीति अपनाई? तो जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 के बीच में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की। इस नीति में गवर्नर जनरल के भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और यदि आवश्यक हो तो उनके अधिकारों को खत्म करने के लिए अधिकार पर जोर दिया। यह हस्तक्षेप न करने की पिछली नीतियों के विपरीत था। प्रश्न 18वां, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति से किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया? तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति इस तर्क पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता यानी पुत्र नहीं होता तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी यानी कंपनी के भूभाग पर हिस्सा उसका बन जाएगा। इस नीति से सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध इत्यादि भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया। अध्याय 3, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। अब इसमें सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? ए, महालवारी बंदोबस्त, बी, स्थायी बंदोबस्त, सी, रैयतवारी और डी, पट्टेदारी। तो इसका सही उत्तर है स्थायी बंदोबस्त। दूसरा प्रश्न है, महालवारी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ है ए, जनसमूह, बी, ग्राम समूह, सी, नगर समूह और डी, प्रदेश समूह। तो इसका सही उत्तर है ग्राम समूह। प्रश्न तीसरा है, भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे ए, बंगाल और बिहार, बी, उत्तर प्रदेश और बंगाल, सी, पंजाब और मैसूर, डी, बंगाल और असम। तो इसका ए वाला सही है, बंगाल और बिहार। अब चौथा प्रश्न हम देखेंगे, ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी। 1/3 एकड़ ए, बी, 2/3 एकड़, सी, आधा एकड़ और डी, 1 एकड़। तो इसका सही उत्तर है 1/3 एकड़ यानी 1 बीघा यानी 1 एकड़ का तीसरा भाग। प्रश्न 5वां है, स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था किस गवर्नर के कार्यकाल में लागू की गई? ए, लॉर्ड डलहौजी, बी, लॉर्ड वेलेजली, सी, लाइव वारेन हेस्टिंग्स और डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न 6वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए, जमींदारों को कृषि भूमि पर खाली स्थान भू राजस्व व्यवस्था में मालिक माना गया, तो स्थायी बंदोबस्त खाली स्थान भर दीजिए। बी, होल्ट मैगजी द्वारा खाली स्थान भू राजस्व व्यवस्था तैयार की गई, तो महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। सी, चंपारण आंदोलन खाली स्थान के विरुद्ध हुआ, तो अंग्रेजों के विरुद्ध। डी, रैयतवारी व्यवस्था खाली स्थान गवर्नर के समय लागू की गई, तो टॉम्स मुनेरो। ई, दक्षिण भारत में स्थायी बंदोबस्त के स्थान पर खाली स्थान भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई, तो इसका होगा रैयतवारी। अब हम देखेंगे प्रश्न 7वां, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दुगना क्यों हो गया? तो कंपनी किसानों से भारी भरकम लागत लगान चाहती थी और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करना चाहती थी। उनकी कोशिश थी कि दवाई कम से कम कीमत पर, सूती कपड़े, रेशमी कपड़े वह खरीदे और इसी कारण कुछ वर्षों बाद बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दुगना हो गया।
प्रश्न 8वां है, कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया? तो कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया ताकि उन्हें नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो सके और जमींदारों की ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रश्न 9वां है, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों की खेती और भी चौपट हो गई, जिससे उन्होंने लगान चुकाने में परेशानी होने लगी। उनको बहुत सारे किसान भुखमरी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। प्रश्न 10वां है, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? तो अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, महाराष्ट्र पंजाब में कपास, मद्रास में चावल उगाने को मजबूर करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से ही सही जो फसलें हैं वो पैदा कर सकें। प्रश्न 11वां, नील तथा बोट के पौधे में अंतर बताइए। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, जबकि बोट का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है। नील से कपड़े को रगड़ने पर चमकदार नीला रंग प्राप्त होता है, जबकि बोट से मिलने वाला जो रंग होता है वो बेजान और फीका होता है। प्रश्न 12वां है, नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे? तो नील की खेती के मुख्य 2 तरीके थे, निज और रैयत। निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन पर नील का उत्पादन करते थे, जबकि रैयत में बागान मालिक के द्वारा रैयत के संबंधित अनुबंधन किया जाता था। प्रश्न 13वां है, नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार का कार्य करने लगे? तो वो नल के उत्पादन में पैसा लगाना, उनका नील के कारोबार में ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगाए। प्रश्न 14 है, महालवारी और रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था में क्या अंतर था? तो महालवारी व्यवस्था को लॉर्ड विलियम बेंटिंकन ने आगरा और अवध में लोकप्रिय बनाया। बाद में इसे मध्य प्रदेश और पंजाब तक बढ़ाया गया। लगान वसूल और जमा कराने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की थी। इस व्यवस्था में, इस प्रणाली में लगान का भुगतान करने की जवाबदारी व्यक्तिगत किसानों पर होती थी, जिसे रैयत कहते थे। तो महाल व्यवस्था में क्या था कि गांव के मुखिया की थी जो वसूली करने की, और इसमें क्या था, यह व्यक्तिगत किसान पर होती थी। तो इस प्रकार ये इनमें दोनों में अंतर है। प्रश्न 15वां, किसानों को नील की खेती करने में क्या मुख्य समस्याएं आ रही थी? तो पहला, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपनी सबसे बढ़िया खेती में ही नील खेती करे। दूसरा, नील की खेती के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तीसरा, नील की खेती की प्रणाली शोषणकारी थी। प्रश्न 16, अंग्रेज़ों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए क्यों जोर दिया? इसका भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? अंग्रेज़ों ने पहले भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर था। पारंपरिक किसान स्थानीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फसल उगाते थे। अंग्रेज़ों के शासन में कृषि की व्यावसायीकरण के कारण भारत में खाद्यान्नों के बजाय निर्यात के लिए अधिक नकदी फसलों का उत्पादन होने लगा। इससे खाद्यान्न उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता कम हो गई। प्रश्न 17 है, बंगाल के रैयतों में नील विद्रोह कब और कैसे हुआ? तो नील विद्रोह द्वारा जो किया गया एक बंगाल के किसान द्वारा सन 1859 में किया गया। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया, जिससे
विद्रोह किसानों ने बागान मालिकों का लगान चुकाने से इनकार कर दिया। किसानों ने तलवार, भाले और तीर कमानों, यहाँ पर सुधार लीजिए, तीर कमान लेकर नील फैक्ट्री पर हमला कर दिया। प्रश्न 18वां, महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई? तो बिहार के चंपारण जिले में रहने वाले निर्धन, भूमिहीन, वंचित किसानों ने वहां के जमींदारों और साहूकारों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। साथ ही जमींदारों द्वारा किसानों से मनमाने ढंग से फसल की जो वसूली करने के लिए विभिन्न कानून बनाए गए थे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के किसानों ने चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने को न्योता दिया, बुलाया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई। अध्याय 4, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न पहला है, कुछ समय के लिए खेती किए बिना छोड़ दिए जाने वाली जमीन को कहते हैं? ऊसर, परती, बंजर या दोमट? इसको बोलते हैं परती। प्रश्न दूसरा है, सुमेल कीजिए। तो यहाँ पर बैगा में आएगा मध्य भारत, खोड़ में आएगा उड़ीसा, लावड़िया में आएगा आंध्र प्रदेश और गद्दी में आएगा कुल्लू। तो इस प्रकार इसकी सही जोड़ी होगी बी नंबर वाली, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। अब देखें हम प्रश्न तीसरा, सॉन्ग्स ऑफ द मैकल पुस्तक के लेखक हैं वेरियर एल्विन, सोमराव हिमालय, एडम्स, स्मिथ एंड जोन्स एंड डी नंबर का है एस्ले। तो इसका सही उत्तर है पहला, ए वाला, वेरियर एल्विन, सोमराव हिमालय। प्रश्न चौथा है, झरिया और रानीगंज की कोयला खदानें स्थित हैं? असम, बिहार, मैसूर या झारखंड? तो इसका उत्तर है बिहार। प्रश्न पाँचवा, संथाल विद्रोह खालिस्तान सन में हुआ? 1831, 1855, 1910, 1940? इसका सही उत्तर है 1855। अब प्रश्न छठवां आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए के रूप में है। ए, घुमंतू खेती को खालिस्तान भी कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, क्योंकि इसमें जंगलों को जला करके और खेती की जाती है। बी नंबर का प्रश्न है, कोण समुदाय के लोग साल और खालिस्तान के बीजों के तेल का इस्तेमाल खाना बनाने में करते हैं? तो महुआ। सी है, बेवड़ मध्य प्रदेश में खालिस्तान खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है? तो झूम। डी, खालिस्तान मध्य प्रदेश के प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं? तो भील, बहुसंख्यक एवं गौड़। भील और गौड़। ई नंबर पर है, 1906 में असम में औपनिवेशिक वन कानून का विरोध खालिस्तान ने किया? तो यहाँ पर सुग्राम संगामा ने। प्रश्न सातवां, घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? तो जो घुमंतू किसान होते हैं वो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पूर्ववर्ती जंगली पट्टियों में रहते हैं। प्रश्न आठवां, आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते हैं? तो आदिवासी समूह अपना जीवन यापन खेती, शिकार और संग्रहण, वन उत्पादों को इकट्ठा करके कुछ जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरियां पालकर भी करते हैं। प्रश्न नौवां, बरली विद्रोह कब और कहाँ हुआ? तो बरली विद्रोह सन 1940 में महाराष्ट्र में हुआ। प्रश्न 10वां, झूम खेती की विशेषताएं लिखिए। तो झूम खेती वास्तव में आदिवासी जंगल के कुछ भागों को काटकर जला करके वहाँ खेती करते थे और फसल पक जाने के बाद वहाँ से वह दूसरी जगह खेती करने लगते थे।
तो इस प्रकार वह जंगल के एक छोटे भूखंड पे खेती करते थे और जब फसल पक जाती थी तो दूसरी जगह वह खेती के लिए चले जाते थे। प्रश्न 11वां, आदिवासी महाजनों और व्यापारियों की अपनी मुसीबत का जिम्मेदार क्यों मानते हैं? तो आदिवासी महाजनों को ज़्यादा ब्याज दरों पर कर्ज देने के कारण व व्यापारियों द्वारा भारी कीमत पर चीज़ें बेचने के कारण उन्हें वो मुसीबत का जिम्मेदार मानते हैं। जनजातीय समूहों ने बिरसा का समर्थन क्यों किया? तो बिरसा आंदोलन ने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा कर सकें। दूसरा, बिरसा आंदोलन ने यह बता दिया कि आदिवासी अन्याय का विरोध करने में सक्षम है। तीसरा, किसान आंदोलन में प्रशासनिक सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया। प्रश्न 13वां, वन कानून का आदिवासी समूहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आदिवासी समुदाय का जो जीवन है सीधे वनों से जुड़ा है, इसलिए अंग्रेज़ों द्वारा वन कानून में बदलाव का आदिवासी जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। अंग्रेज़ों ने सभी वनों पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया और घोषणा की कि वन राज्य की संपत्ति हैं। प्रश्न 14, झूम काश्तकार को स्थायी रूप में बसाने में अंग्रेज़ों क्यों असफल रहे? तो जो झूम काश्तकार थे उनको बसाने में अंग्रेज़ असफल इसलिए रहे क्योंकि झूम काश्तकार को परंपरागत कृषि की अपेक्षा स्थायी कृषि में अक्सर नुकसान हुआ, इसलिए वह अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। प्रश्न 15वां, बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए? तो बिरसा ने शराब व जादू टोने पर विश्वास करने का विरोध किया। दूसरा, गांव व अपने आसपास सफाई पर बल दिया। बिरसा ने अन्याय का विरोध किया। आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम किया। यहाँ पर सुधार लें, आत्मनिर्भर, आत्महत्या की जगह आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम किया। प्रश्न 16, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे? तो पहला, बिरसा आंदोलन ने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासी की ज़मीन पर आसानी से कब्जा कर सकें। दूसरा, बिरसा आंदोलन ने यह बता दिया कि आदिवासी अन्याय का विरोध करने में सक्षम हैं। तीसरा, इस आंदोलन से प्रशासनिक सुविधाओं को भी और भी बेहतर बनाया गया। अब प्रश्न 17वां है, दिए गए रेखा मानचित्र में निवास क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित आदिवासी समुदायों को चिन्हित कीजिए। बैगा, गौड़, संथाल, मुंडा, खासी और भील। तो हम देखें तो यहाँ पर जो नक्शा है, यहाँ पर भील जनजाति आएगी, बैगा, यहाँ गौड़, मुंडा और संथाल। तो इस तरह से बड़े आसानी से हम मानचित्र में ये सभी जातियों के बारे में हम दर्शा सकते हैं। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।